हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा वसा लिपिड्स के बारे में। क्या होता है वसा, क्या होता है लिपिड, इसके बारे में आपको आज एक एक पॉइंट डिटेल से समझाने वाला हूँ। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, समझते हैं लिपिड क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लिपिड की, तो लिपिड जो होता है वो एक शब्द से बना हुआ है। उस शब्द का नाम क्या है? लिपोस। अब लिपोस का मतलब क्या होता है? तो लिपोस का जो मतलब होता है वो होता है फैट, यानी कि वसा। हम वसा को ही लिपिड कहते हैं और लिपिड को ही वसा कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो लिपिड शब्द है, उस शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो बहुत महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम ब्लोर। उन्होंने सन 1948 ईस्वी में वसा शब्द का प्रयोग यानी कि लिपिड शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, चलिए इन बातों को हम लिख करके समझते हैं। अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप पढ़ते रहिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ये लिपिड जो है, ये लिपिड क्या है भाई? ये लिपिड बना हुआ है लिपोस शब्द से, लिपोस वर्ड से। अब इस लिपोस वर्ड का मतलब क्या होता है? लिपोस वर्ड का मतलब क्या होता है? तो लिपोस वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है फैट। मीनिंग क्या होता है इसका? मीनिंग होता है फैट, यानी कि वसा। ठीक है, लिपोस शब्द का मतलब क्या होता है? फैट होता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो टर्म है, टर्म लिपिड। टर्म लिपिड की बात करते हैं, पॉइंट बाय, यानी कि लिपिड शब्द का प्रयोग, लिपिड शब्द का प्रयोग। तो लिपिड शब्द का प्रयोग करने वाले पहले जो वैज्ञानिक हैं वो है विलियम ब्लोर। क्या नाम है उनका? ब्लोर। कब किया था उन्होंने? 1943 ईस्वी में। बात समझ में आई? दो पॉइंट क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम लिपिड के परिभाषा, डेफिनेशन या फिर कह लीजिए परिचय की ओर। तो लिपिड के परिचय की अगर हम बात करते हैं, भाई आप सभी जानते हैं कि जो वसा होता है वो पानी में तो अघुलनशील होता है, यानी कि पानी के अंदर नहीं घुलता है। दूसरी बात, जो वसा होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि वसा होता है वास्तव में ये क्या है, अभी तो हम पढ़ रहे हैं जैव अणु। तो वसा जो होता है वो किस प्रकार का बायोमॉलिक्यूल्स है? लघु है या बृहद है, यानी कि माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स में रखा गया है इसको या मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स में रखा गया है। पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो, लिपिड जो होता है ये आता तो माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स में यानी कि लघु अणु में आता है, लेकिन इसके स्ट्रिकी इंड होने के कारण यानी कि चिपचिपा छोर उपस्थित होने के कारण ये टूटता नहीं है, बल्कि टूटने के जस्ट तुरंत बाद ये जुड़ जाता है और इसलिए इसको हम मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स में रखते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन की, इसके परिचय की बात करते हैं लिपिड के। तो हम कहेंगे कि जो लिपिड होता है वो एक जैव अणु है जो कि पानी के अंदर अघुलनशील, लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ अध्रुवीय विलायक जो होते हैं जैसे क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, इनके अंदर ये क्या होता है? घुल जाता है। इनके अंदर क्या होता है? ये घुलनशील होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, अणुभार जो होता है इसका, वो अणुभार जो इसका होता है वो होता है 750 से 1500 डाल्टन तक। कितना? 750 से 1500 डाल्टन तक इसका अणुभार होता है। और मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अगर किसी भी बायोमॉलिक्यूल्स का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास जो होता है, अणुभार जो होता है वो 800 डाल्टन के ऊपर या फिर 1000 डाल्टन के ऊपर जाता है, ठीक है, 1000 डाल्टन के ऊपर जाता है तो वो मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स में गिना जाएगा, और 1000 डाल्टन के नीचे आता है तो माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स में गिना जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिपिड की, तो लिपिड है अपवाद। क्या है? एक्सेप्शन है। बात समझ में आई? चलिए अब अगर हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, परिचय की बात करते हैं, तो हम कहेंगे लिपिड्स जैव अणु है जो जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील, जबकि
ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायकों में, ध्रुवीय विलायक मतलब ये कौन, जैसे अगर हम बात करते हैं ध्रुवीय विलायक में क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, आदि। ये क्या है, ध्रुवीय विलायक है, में घुलनशील है, घुलनशील है। बात समझ में आई? फिर से एक बार इसी चीज को देखते हैं। हम कहेंगे क्या होता है, लिपिड्स आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लिपिड्स क्या है, लिपिड्स आर बायोमॉलिक्यूल, लिपिड आर बायोमॉलिक्यूल्स insoluble in water, insoluble in water, यानी कि पानी के अंदर क्या होता है, insoluble होता है, while जबकि soluble in polar solution, polar solution मतलब क्या होता है भाई, which chloroform, एंड बेंजीन। ठीक है, ये क्या होता है, लिपिड जो होता है वो एक बायोमॉलिक्यूल्स है जो कि जल के अंदर तो नहीं घुलता, लेकिन बेंजीन के अंदर क्या होता है, घुल जाता है, क्लोरोफॉर्म के अंदर क्या होता है, घुल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके मॉलिक्यूलर मॉस की बात करते हैं, अणुभार की बात करते हैं, अणुभार की बात करते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर मॉस कह लीजिए या मॉलिक्यूलर वेट कह लीजिए। तो जो लिपिड होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है 750 से 1500 डाल्टन, 1500 डाल्टन। इतनी बातें समझ में आ गई? आई होप इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार फिर से मैं आपको ये चीजें बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने क्या कहा कि जो लिपिड होता है वो लिपोज शब्द से बना हुआ है। लिपोज का जो मतलब होता है वो होता है फैट, यानी कि वसा होता है। अब लिपिड जो होता है भाई जल के अंदर तो नहीं घुलता, ठीक है, सीधी सी बात है, ये जल के अंदर इनसॉल्युबल होता है। बट अगर हम बात करते हैं कोई ध्रुवीय विलायक यानी कि पोलर सॉल्वेंट आ जाए या पोलर सोल्यूशन आ जाए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं बेंजीन हो जाए, क्लोरोफॉर्म हो जाए, इसके अलावा कोई और भी आ जाए, तो इसके अंदर जो लिपिड होता है वो क्या होता है, घुल जाता है। बात समझ में आया? ये क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है। अच्छे समझ में आ गया? उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट जिसको कहते हैं, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 750 डाल्टन से लेकर के 1500 डाल्टन के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से अगर देखें इसको हम मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर भी रख सकते हैं। अच्छे से समझ में आया? चलिए अब अगर हम बात करते हैं जो लिपिड होता है भाई, इसके अंदर 7 प्रमुख समूह आते हैं, 7 मेजर ग्रुप इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से 7 मेजर ग्रुप होते हैं? नंबर 1 पर आता है आपका फैटी एसिड यानी कि वसी अम्ल आता है। दूसरे पर आता है ट्राइग्लिसराइड जिसको हम कहते हैं नेचुरल फैट। ठीक है, उसके बाद आता है वैक्स यानी कि जिसको हम कहते हैं मोम। उसके बाद आता है फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, एस्टेरॉइड्स एंड टार्पिन्स। ये सभी मेजर ग्रुप है इसके अंदर आते हैं। जो आपके सिलेबस में क्लास 11 में पढ़ना है वो है आपका फैटी एसिड क्या होता है। भाई व्हाट इज द फैटी एसिड यानी कि वसी अम्ल क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उसका एग्जाम्पल आपको पढ़ना है। बात समझ में आई? चलिए अभी हम शुरू करते हैं। फैटी एसिड क्या होता है तो आपको मैं बता दूं, जो फैटी एसिड होता है इसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का एक चैन होता है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का एक चैन होता है, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर के क्या करते हैं, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं और उस श्रृंखला के एक एंड पर क्या होता है, COOH जुड़ा होता है और दूसरे पर CH3 जुड़ा होता है। बात समझ में आए? कैसे देखो, अगर हम बात करते हैं कार्बन कार्बन कार्बन, ये हो गया, इसके एक छोर पे क्या होता है, COOH जुड़ा होगा और दूसरे कार्बन पे क्या होगा, CH3 समूह जुड़ा होगा। तो इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला बनती है फैटी एसिड की। बात समझ में आई? चलिए अब इसी बात को हम लिख करके समझते हैं डेफिनेशन के रूप में, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि जितना भी हमने लिखा है यहां पर आप फटाक से उसको नोट डाउन कर लीजिए
चलिए क्या पढ़ेंगे हम, फैटी एसिड के बारे में। फैटी एसिड जिसको हम कहते हैं वसीय अम्ल। अभी हमने क्या बताया कि जो वसीय अम्ल होता है वो कार्बन की एक लंबी चैन होती है, एक लंबी श्रृंखला होती है, जिसके एक एंड पर क्या होता है भाई, एक एंड पर COOH जुड़ा होता है, दूसरे एंड पर CH3 जुड़ा होता है। समझ में आया? चलिए अब अगर हम बात करते हैं तो वसीय अम्ल हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है, जिसके एक छोर पर कार्बोक्सिलिक समूह COOH तथा दूसरे छोर पर मेथिल समूह CH3 जुड़ा रहता है। बात समझ में आई अच्छे से? चलिए अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं इसमें कैसे हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे देख लें। तो अगर हम कहेंगे जो फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड आर लॉन्ग चैन ऑफ हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चैन ऑफ हाइड्रोकार्बन at which one terminal, जिसके एक टर्मिनल पर, at which one terminal कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, COOH are attached while and other terminal methyl group CH3 are attached। बात समझ में आई भाई? क्या होता है, जो फैटी एसिड होता है, वसीय अम्ल होता है, वो क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन की एक बहुत लंबी चैन होती है, जिसके एक एंड पर क्या होता है, सपोज दैट मान लीजिए क्या हो गया, ये एक हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, एक लंबी चैन बना लिया, इस प्रकार से लंबी चैन बना लिया। अभी क्या होता है, इस छोर पर क्या हो गया, इस छोर पर COOH जुड़ा हुआ है और इस छोर पर क्या हुआ है, CH3 यानी कि मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन मिल करके आपस में क्या करते हैं, फैटी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं जो मुख्य रूप से बहुत ज्यादा मात्रा में वसीय अम्ल होते हैं, वो आपके प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है, प्रकृति में पाए जाते हैं। और उसी प्रकार से हम जोड़े तो जो वसीय अम्ल होते हैं, इनका नाम जो होता है वो इनके अंदर उपस्थित कार्बन की श्रृंखला पर, यानी कि कार्बन के नंबर पर डिपेंड करता है कौन से वसीय अम्ल का नाम क्या होगा। अच्छे से समझ में आया इतनी बातें? चलिए अब अगर हम बात करते हैं वसीय अम्ल के वर्गीकरण की, तो वसीय अम्ल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार है, इसका भी मैं बात कर दूं तो वसीय अम्ल दो प्रकार के मुख्य रूप से ये होते हैं। पहला, आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा ना, हाइड्रोकार्बन में आपने दो चीजें पढ़ी होगी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा। ठीक उसी प्रकार से जो आपका फैटी एसिड होता है ना, वो भी दो प्रकार का होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इतनी बातें समझ में आई? चलिए फटाक से हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है। दोनों के बीच में डिफरेंट की भी बात कर लेंगे, अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा,
एग्जाम्पल भी हो जाएगा। ठीक है, तो फटाक से जितनी पॉइंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है उसको नोट कीजिए। हमने क्या कहा, हम बात करने वाले हैं संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्ल के बारे में। संतृप्त वसीय अम्ल, इसको क्या कहते हैं हम, सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड। और दूसरा क्या है भाई, हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सॉरी असंतृप्त वसीय अम्ल होता है। तो अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, सभी कार्बन एक दूसरे कार्बन से एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ऐसे फैटी एसिड को क्या कहते हैं हम, सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये श्रृंखला वाले यौगिक जो होते हैं, इनके हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला के कार्बन परमाणु दोहरे बंध से नहीं जुड़े होते हैं, एकल बंध से जुड़े होते हैं। समझ में आया? तो हम लिखेंगे क्या, इस प्रकार के वसीय अम्ल में हाइड्रोकार्बन के प्रत्येक कार्बन, हाइड्रोकार्बन के प्रत्येक कार्बन परमाणु आपस में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध बनाते हैं, एकल बंध बनाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कार्बन एक दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। या फिर मैं इसी को अंग्रेजी में लिखूं और एकदम अलग तरीके से समझा कर लिखूं जो सही भी हो और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। लिखेंगे इफ all carbon bond are single bond, ठीक है। यदि सभी कार्बन और कार्बन के बीच में जो बंध बनता है वो सिंगल बनता है तो फैटी एसिड क्या कहते हैं, fatty acids are called saturated fatty acid। क्या कहेंगे हम, सैचुरेटेड फैटी एसिड। बात समझ में आई भाई, सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, घी, चर्बी, ये सभी आते हैं। अब अगर इसके केमिकल नेम की बात करते हैं तो कार्पिक, ल्यूरिक, आर्किडोस, कार्पिक और ल्यूरिक क्या होते हैं, सैचुरेटेड एसिड होते हैं। मैं बताऊंगा आपका डायग्राम बना, स्ट्रक्चर बनाकर देखिए। अगर हम बात करते हैं इसके एग्जांपल की, तो कार्पिक और ल्यूरिक जो सबसे फेमस है, इसको आप याद रखिए। एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल में क्या आ जाएगा, कार्पिक एंड ल्यूरिक। कार्पिक के फॉर्मूला की बात करते हैं भाई, कार्पिक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला कार्पिक का आपका हो जाएगा C10H20O2, C10H20O2। ये आपके कार्पिक का फॉर्मूला है। और इसी प्रकार से अगर हम आगे की ओर चले, ल्यूरिक के फॉर्मूला की बात करते हैं तो ल्यूरिक के फॉर्मूला में C12H24O2 आता है। ठीक है, ल्यूरिक के फॉर्मूला की बात करते हैं, C12H24O2, ये ल्यूरिक का फॉर्मूला है। अब अगर हम कहें इसको स्ट्रक्चर के द्वारा हम रिप्रेजेंट करें कार्पिक और ल्यूरिक को, तो कैसे हो जाएंगे। अभी देखिए कार्पिक में क्या है, 10 कार्बन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, आपका कार्पिक बन जाएगा,
जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या आपको कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिख रहा है? कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो भाई जब डबल बॉन्ड दिखेगा तो किस प्रकार का ये सैचुरेटेड हो जाएगा, काहे का सैचुरेटेड होगा? तो सैचुरेटेड कहा जाएगा। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि इसमें डबल बॉन्ड ना पाया जाए। उसी प्रकार से अगर हम ल्यूरिक की बात करते हैं तो ल्यूरिक में भी सिंपल एकदम इसी प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो कार्बन की संख्या अगर 12 होती है तो देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 COOH। हमने क्या बताया आप ऊपर कि जो फैटी एसिड होते हैं, वसी अम्ल होते हैं, इसके एक टर्मिनल पर क्या होता है? COOH जुड़ा होता है, जबकि दूसरे टर्मिनल पर क्या होता है? CH3 जुड़ा होता है। ठीक है, CH3 जुड़ा होता है। बात समझ में आई? देख लो, हमने जो बताया था वही करके दिखाया। एक टर्मिनल पर COOH, दूसरे टर्मिनल पर CH3 जुड़ा हुआ है। ये आपका सेचुरेटेड फैटी एसिड हो गया। नोट कीजिए फटाक से। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की ओर। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है उसकी बात समझते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा डेफिनेशन हो जाएगा कि यदि कार्बन और कार्बन के मध्य दो बंध पाए जाते हैं या उसे क्या कहेंगे हम? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, इसमें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जी, असंतृप्त वसीय अम्ल। क्या कहेंगे इसको हम? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, तो हम कहेंगे वे हाइड्रोकार्बन या वे वसीय अम्ल जिनके हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में दो कार्बन परमाणु आपस से डबल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो मैं अपने तरीके से आपको समझा रहा हूं। देखिए, वे वसीय अम्ल, वे वसीय अम्ल जिसके हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध, द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड उपस्थित हो, उसे असंतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं। वसीय अम्ल कहते हैं। बात समझ में आई? चलिए, इसी बात को अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहते हैं कैसे लिखेंगे? इफ इन कार्बन चैन आर, इफ इन कार्बन चैन one or more than two, one or more than two double bonds are present, the fatty acid are called unsaturated fatty acid। इसका मतलब क्या हो गया? यदि कार्बन श्रृंखला के मध्य एक डबल बंध हो या दो से अधिक डबल बंध उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा हटकर लिखता हूं मैं आपको। If in hydrocarbon chain one or more than two double bond are present fatty acid called
फैटी एसिड कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बात समझ में आई? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगा। एग्जांपल की बात करते हैं तो पाल्मिटोलिक फैटी एसिड जो होता है वो आपका अनसैचुरेटेड होता है। और जनरली ऐसे जनरल एग्जांपल की बात करते हैं तो वनस्पति ऑयल जो होता है भाई वो आपका फैटी एसिड जो होता है वो अनसैचुरेटेड टाइप का होता है। यानी कि अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं इसमें तो पाल्मिटोलिक अम्ल आ जाएगा, लाइनोलेनिक अम्ल जो आ जाएगा वसी अम्ल, ये आपके अनसैचुरेटेड हो जाएंगे। एग्जांपल की बात करते हैं क्या हो जाएगा? एग्जांपल की बात करते हैं पाल्मिटोलिक अम्ल, क्या आ जाएगा? पाल्मिटोलिक अम्ल। अब पाल्मिटोलिक अम्ल के फार्मूला की बात करते हैं तो पाल्मिटोलिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है C60H30OT। और लैनिलोनिक अम्ल की बात करते हैं तो C80H30O2। इतना आ जाएगा। देखिए पाल्मिटोलिक एसिड, पाल्मिटोलिक फैटी एसिड फॉर्मूला क्या बताया हमने आपको? C60H30O2। और लैनिलोनिक एसिड की बात करते हैं लाइनोलिक फैटी एसिड, इसके फॉर्मूला की बात करते हैं तो ये हो जाएगा C18H30O2। अब कहेंगे सर जी यहाँ पर कार्बन की संख्या 18 है तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? जी कम होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। चलिए हम बताते हैं आपको कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कैसा होता है। सबसे पहले पाल्मिटोलिक अम्ल की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना है? 16 कार्बन है। और हमने आपको बताया क्या है? एक टर्मिनल पर क्या होगा? COOH होगा, दूसरे टर्मिनल पर CH3 होगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये आपके हो गए एक टर्मिनल पर COH, दूसरे टर्मिनल पर CH3। ठीक है। अब हम बात करते हैं तो यहां पर बीच में एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। इस प्रकार से ये आपका पाल्मिटोलिक अम्ल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसमें बीच में क्या हो जाएगा? एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लायोनिक फैटी एसिड की बात करते हैं तो इसमें कार्बन के मध्य में क्या होगा? 3 जगहों पर डबल बॉन्ड आता है। तो कितना कार्बन है? 18 कार्बन है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 COOH। देखिए ये जो आपका कॉर्नर है ना, ये जो इंड पॉइंट है जहां जहां पर कॉर्नर बन रहा है यहां पर एक एक कार्बन प्रेजेंट है। बात समझ में आई? चलिए यहां पर क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। और अभी हमने क्या बताया कि इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड 2 बार से अधिक आ रहा है। ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड आपका यहां पर हो गया। ठीक है। दूसरा डबल बॉन्ड आपका यहां पर हो गया और तीसरा डबल बॉन्ड यहां पर हो गया। इस प्रकार से ये आपका लाइनोलेनिक फैटी एसिड का निर्माण हो गया। बात समझ में आया? चलिए कुछ और एग्जांपल की बात कर लेते हैं इसके, ताकि आपको डाउट एकदम से क्लियर हो जाए। जस्ट 1 मिनट।
देखिए जो फैटी एसिड होता है ना, इसको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि एक बार से अधिक डबल बॉन्ड आ जाता है, तो डबल बॉन्ड एक बार से अधिक आ जाए इसलिए लगाते हैं पॉली, और ये क्या है, अनसैचुरेटेड एसिड है, फैटी एसिड है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब अगर हम बात करते हैं इसके आगे संतृप्त और असंतृप्त वसी अम्ल के अंतर की बात करते हैं, क्या क्या डिफरेंस पाए जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनते रहिए। जो संतृप्त वसी अम्ल होते हैं उसमें क्या होते हैं, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। डिफरेंट लिख रहा हूं मैं, फैटी एसिड में कौन सा, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और ये क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त। तो अगर हम बात करते हैं संतृप्त वाले में, तो यहां पर कार्बन कार्बन के बंध में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। इतनी बातें समझ में आ जाए। अब अगर हम बात करते हैं तो ये सीधी श्रृंखला वाले होते हैं, ये क्या होते हैं, लीनियर चैन वाले होते हैं ना, ये क्या होते हैं, सीधी श्रृंखला वाले होते हैं, यानी कि बात करते हैं ये क्या होते हैं, लीनियर चैन वाले होते हैं, इसमें लीनियर चैन वाले होते हैं। और यहां पर बात करते हैं जहां पर डबल बॉन्ड आया वहीं से ये क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड पर जहां पर आया यहां पर ये क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर क्या होता है, इसमें अगर हम बात करते हैं जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, यहां पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, पूरा सभी जगहों पर हाइड्रोजन उपस्थित होता है और टर्मिनल पर जाकर के COH उपस्थित होता है। लेकिन यहां पर बात करते हैं अनसैचुरेटेड वाले में, जहां पर डबल बॉन्ड आया वहां से हाइड्रोजन गायब हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो सैचुरेटेड वाला होता है, इसका जो सामान्य ताप होता है वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये क्या होता है, अर्धठोस होते हैं, यानी कि ये हल्के से पिघल जाएंगे, जेली जैसे हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके सामान्य ताप में क्या हो जाती है, तरल अवस्था हो जाती है, हल्का सा गर्म करने पर ये क्या हो जाएंगे, तेल के जैसे हो जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं ये जो होता है ये सजीव के अंदर कम मात्रा में पाया जाता है, कौन, जो संतृप्त वाला होता है ये सजीव के अंदर यानी कि हम लोगों के अंदर कम मात्रा में पाया जाता है, और अगर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड की तो ये बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं आगे अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि जो लिपिड होता है उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। हालांकि आपके सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन मैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, चलिए मैं अगले पॉइंट को शुरू करता हूं। अगर हम बात करते हैं लिपिड की, लिपिड को कितने भागों में बांटा गया है, लिपिड को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग है उसकी भी बात कर लूं, मैं आपको अच्छे से याद भी करवा दूं। सबसे पहले आता है आपका सरल लिपिड, सरल लिपिड्स जिसको हम कहते हैं सिंपल लिपिड्स। ठीक है, दूसरी बात आता है आपका संयुक्त लिपिड, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड, क्या कहते हैं, या कंपाउंड लिपिड कहते हैं, कंपाउंड लिपिड्स। ठीक है, उसके बाद जब बात करते हैं व्युत्पन्न यानी कि डेरिवेटिव्स या डेराइव्ड लिपिड, अब अगर हम बात करते हैं जो सरल लिपिड होता है, सरल लिपिड क्या होता है भाई, सिंपल लिपिड क्या होता है, सिंपल लिपिड में क्या होता है, वसी अम्ल के बने सबसे सरल और मुख्य लिपिड जो होते हैं वो संचायक लिपिड यानी कि स्टोरेज लिपिड के अंदर आते हैं। देखो जो सरल लिपिड होता है इसको हम स्टोरेज लिपिड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टोरेज लिपिड कहते हैं, स्टोरेज लिपिड कहते हैं। बस समझ में आया। अब अगर हम बात करते हैं जो ये होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं, पहला जो होता है वो नेचुरल लिपिड होता है या नेचुरल फैट होता है, ट्रू फैट होता है, या फिर दूसरा जो होता है वो नेचुरल
वैक्स होता है। क्या होता है? नेचुरल वैक्स, यानी कि प्राकृतिक मोम होता है। पहला क्या होता है? सामान्य या सत्य वसा। दूसरा क्या होता है? प्राकृतिक मोम होता है। ठीक है, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक को क्लियर कीजिए पहले। प्राकृतिक वसा, इसको हम कहते हैं नेचुरल फैट, नेचुरल फैट। और प्राकृतिक मोम, जिसको हम कहते हैं नेचुरल वैक्स। अब नेचुरल वैक्स की बात करते हैं, तो नेचुरल वैक्स के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? सबसे पहले आपका आ जाता है लेनिन। लेनिन जो होता है वो आपके स्तनधारियों के अंदर पाया जाता है, स्तनधारियों के तेल से बना हुआ होता है। दूसरे पे बात करते हैं सेरुमन। सेरुमन क्या होता है भाई? जो आपका ईयर वैक्स होता है, जिसको हम गांव में क्या कहते हैं? खूंट कहते हैं। ये सेरुमन जो होता है वो आपके कान के अंदर उपस्थित ग्रंथियों से निकलता है, उसके बाद वैक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वो होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मधुमक्खी मोम, यहां पर लिख लेता हूं मैं क्या क्या आता है प्राकृतिक मोम में। तो प्राकृतिक मोम में आ जाता है आपका लेनिन, लेनिन कहा जाता है। उसके बाद सेरुमन, उसके बाद बी वैक्स, और क्या जाता है? सुबेरीन। उसके बाद क्या जाता है लास्ट में आपका आ जाएगा पादप मोम, यानी कि प्लांट वैक्स। अब अगर देखो जो सुबेरीन होता है, सुबेरीन क्या होता है? ये सुबेरीन जो पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, उनकी जो छाल होती है उस छाल के अंदर पाए जाते हैं। और जो पादप मोम होते हैं वो क्या होते हैं? जो प्लांट होते हैं छोटे छोटे, उनको जल रोधी बनाने का काम करते हैं, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं। ये समझ में आ गया? अब अगर हम बात करते हैं जो मोम का कार्य क्या होता है, तो मोम तो भाई आपको पता है कि वो पानी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं करता है। इसका समझ में आया? अब चलते हैं हम संयुक्त लिपिड की ओर। तो संयुक्त लिपिड की बात करते हैं तो संयुक्त लिपिड में क्या होते हैं? एक से अधिक चीजें पाई जाती है, जैसे फास्फेट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के समूह जुड़े होते हैं। संयुक्त लिपिड में क्या होते हैं? फास्फेट पाया जाता है, फास्फेट प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन ग्रुप पाए जाते हैं इसके अंदर। और एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके, तो फास्फोलिपिड आ जाता है। ठीक है, ये जो होते हैं ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो फास्फोलिपिड होते हैं, स्फिंगोलिपिड होते हैं, ग्लाइकोलिपिड होते हैं, लिपोप्रोटीन होते हैं। तो इसके भी कई टाइप्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। यहां पर बनाऊं, फास्फोलिपिड आ जाएगा, फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड हिंदी में भी फास्फोलिपिड कहलाएगा। फास्फोलिपिड यहां पर क्या है? फास्फोलिपिड का मतलब ये है कि यहां पर फास्फोरस पाया जाए और क्या हो जाए? लिपिड पाया जाए। तो ऐसे लिपिड्स जिसमें वसी अम्ल व ग्लिसरॉल के अलावा एक नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट समूह भी जुड़ा हो। ठीक है, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल के अलावा क्या हो? एक नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट समूह भी जुड़ा हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें फैटी एसिड प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फास्फेट, ये सभी जुड़े होते हैं। समझ में आया? अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लेनिन आ जाता है, सिफेलिन आ जाता है। इस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल की बात करते क्या आ जाएगा आपका? लेनिन और सिफेलिन। लेनिन, सिफेलिन, सिफेलिन। समझ में आया? लेनिन और सिफेलिन इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें, तो अगला क्या हो जाएगा? इसमें अगला हो जाएगा स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, हिंदी में भी कहेंगे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। अब बेटा अगर हम स्फिंगोफॉस्फोलिपिड के बारे में अच्छे से आपको समझाते हैं तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में क्या होता है? एक तो आपका पोलर इंड होता है और दूसरा क्या होता है? दो नॉन पोलर इंड होते हैं। और ये जो होता है भाई आपका जो कोशिका का प्लाज्मा झिल्ली होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां पर पाया जाता है एक तो।
और दूसरा क्या होता है, जो आपकी न्यूरॉन सेल्स होती है, तंत्रिका कोशिका होती है ना, उसके अंदर माइलिन आच्छाद बनाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। इतनी समझ में आई। अगले पॉइंट की बात करते हैं। इसमें अगला टाइप क्या हो जाएगा, अगला टाइप इसमें आ जाएगा आपका ग्लाइकोलिपिड। क्या आ जाएगा, ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स की बात करते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स क्या है, हिंदी में इसको ग्लाइकोलिपिड ही कहेंगे। ग्लाइकोलिपिड का भी काम जो होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन क्षार से मिलकर के ये बना होता है। ये लिपिड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन क्षार से मिलकर के बना होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसमें फास्फोरिक अम्ल जो होता है वो नहीं पाया जाता। फास्फोरिक अम्ल क्या होता है, नहीं पाया जाता किसमें, ग्लाइकोलिपिड के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं ये क्या करता है, ये पाया कहां जाता है, जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन के अंदर जो आपका श्वेत द्रव्य होता है, सफेद रंग का जो पदार्थ होता है, वो जो होता है वो ग्लाइकोलिपिड का बना होता है। साथ ही साथ हमने अभी क्या बताया, स्फिंगोसाइड लिपिड में क्या बताया आपको, स्फिंगोसाइड लिपिड में क्या होता है आपका, यहां पर जो तंत्रिका कोशिका होती है माइलिन आच्छाद बनाती है, सेम वही काम आपका ग्लाइकोलिपिड भी कहता है, तंत्रिका कोशिका में माइलिन आच्छाद बनाने का काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अंत में आ जाए लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन नाम से ही पता चल रहा है भैया, यहां पर लिपिड होगा, फास्फोलिपिड यानी कि फास्फोलिपिड होगा और प्रोटीन होगा। लास्ट में क्या जाता है आपका, लिपोप्रोटीन ना, या जिसको लाइपोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, लाइपोप्रोटीन। इसमें क्या होगा, फास्फोलिपिड होगा और प्रोटीन होगा। ये पाए कहां जाते हैं, ये पाए जाते हैं रुधिर, प्लाज्मा एवं लिम्फ के लिपिड में लिपोप्रोटीन के रूप में ये पाए जाते हैं। और क्या होते हैं, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति पर तथा छाल में ये पाए जाते हैं। इतनी बातें समझ में आ जाए। छाल मतलब जो छिलका होता है वहां पर पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं व्युत्पन्न लिपिड यानी कि डेराइव्ड लिपिड की बात करते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के टार्पिन्स और आइसोसाइनाइड्स के रूप में ये पाए जाते हैं। टार्पिन और आइसोसाइनाइड्स के रूप में ये पाए जाते हैं, दो प्रकार के, टार्पिन एंड आइसोसाइनाइड्स। क्या लिखा जी, के रूप में पाए जाते हैं। कार्पिन जो होता है भाई, उसमें 5 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन के एक अणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।